साथियों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों, आज हो गया 8 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। आज का पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। यानी आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है। तो इसका डी ऑप्शन से होगा, अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ के लिए राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंद ने विजयवाड़ा में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। यानी ये कहें कि अरूप कुमार गोस्वामी मुख्य न्यायाधीश बने हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। और विजयवाड़ा के अंदर, आंध्र प्रदेश का एक शहर है विजयवाड़ा, जहां पर यह कार्यक्रम हुआ और वहां पर उनको यानी मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाई गई। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? राज्य का राज्यपाल शपथ दिलवाता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस शासन के अंदर यानी 2008 से 13 का यूपीए का शासनकाल रहा था, उसमें आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया था और 2 राज्य बने थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी बदल दिया गया था क्योंकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया था। उससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। नए राज्य का अस्तित्व होने यानी तेलंगाना के बनने के बाद इसके अंदर इनकी राजधानी हैदराबाद हो गई, जबकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई थी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती के अंदर विधायिका यानी यहाँ पर विधानसभा लगती है आंध्र प्रदेश की। विशाखापट्टनम के अंदर कार्यपालिका बैठती है, यानी पूरी इनकी एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है वो विशाखापट्टनम में बैठती है। और कुर्नूल के अंदर न्यायिक यानी कुर्नूल के अंदर आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जो हाल ही के अंदर यानी 2019 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। यानी आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश ने हाल ही में मौत की सजा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। तो इसका डी ऑप्शन होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने मौत की सजा को बंद कर दिया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है और राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव, कहां के राष्ट्रपति है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन, ये क्या है? ये एक समझौता है और उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं और इनके ऊपर जो भी देश हस्ताक्षर करता है वहां पर मृत्यु दंड समाप्त हो जाता है। ये जो दस्तावेज वो संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता को मृत्यु दंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करता है। ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि है जिसके अंदर यह समझौता हुआ है कि इस समझौते के अंदर जो भी देश शामिल होगा वो अपने देश के अंदर किसी भी नागरिक को मृत्यु दंड नहीं दे सकता है और यानी उनको मृत्यु दंड के उन्मूलन यानी मृत्यु दंड को खत्म करना होगा। कजाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है। कजाकिस्तान देश 2 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में जबकि कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जिसका अर्थ यह होता है कि सर्दी के अंदर काफी ज्यादा ठंड होती है और गर्मी के अंदर काफी ज्यादा गर्मी होती है और उसे क्या बोलते हैं? शुष्क महाद्वीपीय बोलते हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा।
इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। गुजरात सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है और जिसके अंतर्गत जो किसान अपने खेत में सिंचाई करता है उनके लिए जो बिजली आपूर्ति है ट्यूबवेल के लिए उनकी दिन में आपूर्ति की जाएगी। यानी अब ठंड के समय रात में बिजली नहीं दी जाएगी बल्कि दिन के समय बिजली दी जाएगी और इसी योजना का नाम किसान सूर्योदय योजना रखा गया है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है और बाकायदा गुजरात सरकार ने इस योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? आपको यह बताना है कि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के अंदर हाल ही के अंदर एक मानवाधिकार सेल बनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा और उनके अब प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार किसने संभाला है? यानी प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं मानवाधिकार मामले के, उनका नाम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है और मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी के नेतृत्व में कार्यभार संभालेंगे। यानी इनको कार्यभार कौन देगा? इनको कार्यभार देगा उप प्रमुख, भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने की मंजूरी दे दी थी और इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करना है। यानी कहे कि भारतीय सेना के अंदर कई बार ऐसी खबरें आती है कि कई बार किसी फौजी भाई के साथ या किसी अन्य कारण से उनके साथ कोई अत्याचार की और घटनाएं आती है तो उसके लिए भारत सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 2019 में मानवाधिकार सेल का गठन किया है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? आपको उस देश का नाम बताना है जिन्होंने 2015 में एक परमाणु समझौता किया था परंतु अब उन्होंने उसका उल्लंघन करते हुए 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यूरेनियम का संवर्धन हर कोई नहीं कर सकता है। कोई भी देश अगर यूरेनियम का संवर्धन करता है तो बड़ी जो पावरफुल कंट्री है उनका समझौता उनके साथ होना जरूरी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी उनसे अनुमति लेनी होती है क्योंकि यूरेनियम जो है वो 20% तक अगर उनका संवर्धन किया जाता है तो आशंका होती है कि उनका प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है, जबकि लगभग देश 2% तक यूरेनियम का संवर्धन करते हैं ताकि वो अपने देश के अंदर बिजली उत्पादन कर सके। आपको बता दें दोस्तों कि जो यूरेनियम है इसका संवर्धन अगर कोई देश बिना अनुमति के करता है तो उससे अनेक प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। ईरान ने 2015 में अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है और उन्होंने 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं कि हाल ही में ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान से बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ईरान और अमेरिका का आपस में झगड़ा है, तो अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो अमेरिका को खतरा होता है और उसी खतरे को ध्यान में रखते हुए खाड़ी क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत USS निमित्ज को तैनात करने का
फैसला लिया है अमेरिका ने। यानी अमेरिका अब अपना परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत है वो खाड़ी क्षेत्र के अंदर तैनात करेगा। इस समझौते के तहत ईरान के द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु यानी दुनिया भर के अंदर व्यापार करने के लिए ईरान को परमाणु कार्यक्रम की गतिविधि पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। यानी ईरान के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने। अगर ईरान चाहता कि हमें पूरी दुनिया में व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो उनको अपने देश के अंदर परमाणु जो कार्यक्रम है उनकी गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाना होगा। और इसी अंकुश को लेकर सहमति व्यक्त की थी 2015 के इस समझौते के अंदर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? यानी अभी हाल ही के अंदर यानी कल दूसरी बार अमेरिका के एक संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा नैन्सी पेलोसी हाल ही के अंदर अमेरिका संसद की स्पीकर बनी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुन लिया गया है। नैन्सी पेलोसी ने 216 वोट हासिल किए और पेलोसी 2017 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी और इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला है। और स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक और संसदीय नेता होता है। जैसे अपने लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, जैसे वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, उसी प्रकार अमेरिकी संसद की स्पीकर चुना गया है नैन्सी पेलोसी को और यह अमेरिका की पहली महिला स्पीकर बनी है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि हम समय समय पर आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज लेकर आते रहे। और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लाइव क्लास के बारे में भी हमारी टीम के द्वारा विचार किया जा रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही लाइव क्लासेस शुरू होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा।